हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। माय नेम इज़ तनु और हम हमारा MPSC 03 पश्चिमी राजनीतिक चिंतन कर रहे थे, जिसका हमने फर्स्ट चैप्टर शुरू किया है। तो हम इसका एक पार्ट देख चुके हैं। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, जो कि हमारा पार्ट 2 होगा, और चैप्टर का नाम है पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का महत्व। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, हम उसमें कंपैरिजन देख चुके हैं, राजनीति विज्ञान, राजनीति दर्शन, इतिहास के रूप में, राजनीति चिंतन के रूप में। अब हम देखेंगे कि राजनीतिक चिंतन और विज्ञान के बीच में संबंध क्या होते हैं। ठीक है, इन हमने अंतर तो देख लिए हैं, अब हम इनके बीच में देखेंगे रिलेशंस कैसे होते हैं, क्या एक दूसरे को ये काउंटर करते हैं या एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ये सब समझेंगे हम। तो उसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो शुरू होता है राजनीतिक चिंतन और राजनीतिक विज्ञान के बीच संबंध। राजनीतिक चिंतन अनेकों दार्शनिकों के दर्शन का संकलन है। प्रत्येक राजनीतिक दार्शनिक अपने समय में राजनीतिक विषयों पर अपने सिद्धांत बनाता है। यहाँ पे ये कहा गया है कि जो राजनीतिक चिंतन है वो मतलब कि जो थ्योरी या थॉट्स है वो क्या होता है कि जो उस समय के जो फिलोसफर्स होते हैं, ठीक है, तो वो अपने फिलोसफीज़ या अपनी थ्योरीज जब देते हैं तो वो उनका एक मतलब एक उनका कंपाइलेशन है। ठीक है, एक पूरा इकट्ठा किया गया है उस चीज़ को। और फिर ये बोला गया है कि जो भी फिलोसफर है वो अपने समय में जितने भी राजनीतिक विषय चल रहे होते हैं उनके बारे में वो सिद्धांत बनाता है। एग्जाम्पल के लिए प्लेटो है, एरिस्टोटल है। तो प्लेटो के टाइम पे हमें पता ही था कि वहाँ पे कैसी व्यवस्था थी, ठीक है, यूनान में मतलब किस प्रकार की व्यवस्था थी। तो उस समय उसमें जो राजा का फिलोसफर किंग का जो सिद्धांत आता है, जो एजुकेशन का सिद्धांत आता है, या फिर वो जो वो समुदायवाद की बात करता है, मतलब डायरेक्टली वो समुदायवाद की बात नहीं करता, बट जो उसका थ्योरी होता है वो कुछ इसी तरीके की होती है, जिसमें वो मतलब वो फैमिली के बारे में जो बात कर रहा होता है। तो ये क्या हुआ कि उसने अपने समय में वो सब चीज़ें देखी, तब उसे वो चीज़ें समझ में आई और उसने उसके ऊपर अपने विचार रखे। तो यहाँ पे वही बात बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, प्रत्येक राजनीतिक दार्शनिक अपने समय के और समकालीन युग के राजनीतिक विचारों पर चर्चा करता है। तो ये भी हमने प्लेटो के एग्जाम्पल से समझा था। इसी अर्थ में ये कहा गया है कि प्रत्येक दार्शनिक अपने युग की संतान होता है और इस प्रकार वह अपने युग का प्रतिनिधित्व भी करता है। बिल्कुल, जैसे कि अब अभी हमने जैसे देखा प्लेटो के बारे में, तो अब हम वहाँ पे जानते हैं कि वो किस समय की बात कर रहा है। जब हम प्लेटो का पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि अच्छा वो प्राचीन यूनान की बात कर रहा है। जब हम हम जब रूसों के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वो फ्रांसीसी क्रांति के समय की बात कर रहा है। उस समय का जो यूरोप था वो किस तरीके का था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं महात्मा गांधी के विचारों की, तो हम समझेंगे कि फिर हम उसमें डिवीज़न करने की कोशिश करेंगे कि महात्मा गांधी के जो विचार हैं वो राजनीति में आने से पहले और उसके आने के बाद के विचारों में क्या अंतर है। तो वो क्या था कि अपने युग को ये रिप्रेजेंटेट कर रहा है, वो रिप्रेजेंटेटिव हुआ अपने समय का। अब है राजनीतिक चिंतन राजनीतिक दर्शन से गुजरकर राजनीतिक विचार बन जाता है, ये बन जाते हैं। जो थ्योरी है वो फिलॉसफी से ही निकलते हैं, यहाँ पे एक बात कही गई है। और ये हम पीछे समझ ही चुके हैं कि इनके बीच में सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस कितने हैं। तो ये बात वहाँ पे बिल्कुल ठीक बैठती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है राजनीतिक चिंतन इतिहासोन्मुख होता है, मतलब इतिहास की तरफ होता है। यह किसी समय विशेष का राजनीतिक इतिहास होता है। सीधे रूप में एक राजनीतिक दार्शनिक इतिहास के आधार पर निकाली गई धारणाओं के अनुसार अपने सिद्धांत को निर्मित करता है। तो आप किसी भी थिंकर का अगर टाइम पीरियड लेते हैं, मतलब किसी भी आप एग्जाम्पल के लिए हम मार्क्स को लेते हैं, तो हम मार्क्स की बात करते हैं तो हम वहाँ पे देखते हैं कि उसने जिस तरह के विचार दिए हैं वो समाजवाद और साम्यवाद को जो प्रेरित करता है जिस तरीके से, तो कैसे आया, वो आया जब पूंजीवाद अपने चरम पर था, जब औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर थी, जब रूस में क्रांति होने लगी थी, जिसे हम रूसी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो वो चीज़ें, वो थॉट्स, या उससे पहले मतलब वो जितनी भी चीज़, मतलब स्पेशली वो औद्योगिक क्रांति ज़्यादा उस चीज़ से वो काफ़ी ज़्यादा प्रेरित हुआ था। मतलब प्रेरित इन द सेंस कि वो उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करने के लिए प्रेरित हुआ था उस चीज़ को। तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि वो जो उसका जो टाइम पीरियड था, उसने वो जिस चीज़ों को उसने एक्सपीरियंस किया उसको सिद्धांत के रूप में, फ़िलासफ़ी के रूप में निकाला, फिर उसे एक सिद्धांत के रूप में निर्मित किया, उसको बनाया, और उसका आधार उसने इतिहास को ही रखा। अब है इतिहास राजनीति विज्ञान से कभी कभी ही संबंधित है, और वह तब भी
वह भी तब तक जब तक कि राजनीतिक लक्षणों को समझने में सहायक होता है। मतलब राजनीतिक लक्षणों को समझने के लिए हमें इतिहास की जरूरत तभी पड़ती है, उसके अलावा नहीं पड़ती है। यह समझकर पता लगता है कि राजनीति विज्ञान और चिंतन दोनों में काफ़ी अंतर है, मतलब दोनों शब्दों में काफ़ी अंतर है। इतिहास राजनीतिक चिंतन का एक विशेष लक्षण है, जबकि राजनीतिक विज्ञान की विशेषता विज्ञान है। राजनीतिक चिंतन की प्रकृति दार्शनिक है और विज्ञान की अनुभव मूलक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारा थ्योरी है उसकी जो नेचर है, जो उसका स्पेशलिटी है, वो है इतिहास। हमें इतिहास के माध्यम से ही पता लगता है, क्योंकि विचार अब समकालीन युग में जो विचार आते हैं उनका आधार कहीं ना कहीं इतिहास के उस पर ही बना हुआ होता है। तो फिर ये बोलते हैं, वहाँ पे फिर दूसरा कंपैरिजन आता है कि जो राजनीतिक विज्ञान है वो विज्ञानता पर है। वो विज्ञान मतलब ये हम पीछे इस डिबेट को समझ चुके हैं कि विज्ञान क्या है, मतलब राजनीति में विज्ञान क्या है। हम डिबेट को पीछे वीडियो में समझ चुके हैं, मतलब इसके फर्स्ट पार्ट में। फिर आगे ये बोलते हैं कि जो थ्योरी है वो दार्शनिक है, उसकी प्रकृति दार्शनिक है, वो फिलोसफिकल है। लेकिन जो राजनीतिक विज्ञान है वो अनुभव मूलक है, यानी कि वो एक्सपीरियंस पर काम करता है, वो प्रैक्टिकल चीज़ों पर काम करता है। जैसे अगर हम प्लेटो के राज्य की बात करें, और वहाँ पे हम, क्योंकि बहुत दार्शनिक है, वो बहुत ही यूटोपियन, प्लेटो को यूटोपियन की वो भी बोला जाता है, यूटोपियन फिलोसोफर, क्योंकि ये जो उसका राज्य का सिद्धांत है वो बहुत ही यूटोपियन है। वो आज के समय में उसे व्यवस्थित करना भी काफ़ी मुश्किल है। लेकिन वहीं जब हम एरिस्टोटल यानी अरस्तू के राज्य के सिद्धांत की बात करते हैं तो वो काफ़ी प्रैक्टिकल नज़र आता है हमें। उसका जस्टिस का आइडिया भी काफ़ी प्रैक्टिकल आता है, मतलब उसके जितने भी थॉट्स हैं वो काफ़ी प्रैक्टिकल। इसलिए कहा जाता है कि जो प्लेटो है वो यूटोपियन है और जो एरिस्टोटल है वो प्रैक्टिकल थिंकर है एक। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, राजनीतिक चिंतन वर्तमान को भूतकाल की सहायता से समझने का प्रयत्न करता है। उसके बाद वर्तमान के आधार पर भविष्य निर्धारित करता है, किंतु विज्ञान मुख्य रूप से वर्तमान से ही संबंधित रहता है तथा उसके बाद नाम मात्र के लिए भविष्य को देखता है। इन अंतरों को छोड़कर बहुत कुछ है जो दोनों में एक दूसरे से चाहिए होता है। तो हम ये चीज़ अभी समझ ही चुके हैं कि कैसे वो हिस्ट्री को अपना बेस बनाता है, वो पास्ट को अपना बेस बनाता है, फिर वो जो प्रेजेंट टाइम होता है, जो वर्तमान समय होता है, उसकी व्याख्या करता है और फिर वो बताता है कि भविष्य किस प्रकार का होगा। और जो विज्ञान है वो सिर्फ अपने वर्तमान समय के बारे में बताता है, और वो भविष्य की भविष्यवाणी तो करता है, लेकिन वो बहुत कम भविष्यवाणी करता है और जिसका असर भी काफ़ी कम ही देखने को मिलता है। अब हमें कि इन दोनों को एक दूसरे से चाहिए क्या, मतलब एक दूसरे के पूरक किस प्रकार बन सकते हैं। राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक चिंतन पर एक से अधिक तरीकों से निर्भर है, यानी कि विज्ञान जो पॉलिटिकल साइंस है वो पॉलिटिकल थ्योरी पर किस तरीके से निर्भर है। राजनीतिक चिंतन विज्ञान को वह आंकड़े उपलब्ध कराता है जिसकी राजनीतिक विज्ञान जांच परख करता है। मतलब कि कुछ इंसिडेंट हुए हैं, वो किस कारण से हुए हैं, मतलब वो इंसिडेंट क्यों हुए, ये सब, और क्या उससे रिजल्ट निकला, ये सब देगा चिंतन। और फिर उसके बाद उसका जो फाइनल कंक्लूजन निकालेगा वो क्या काम करेगा, वो करेगा विज्ञान। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, एक राजनीतिक दार्शनिक के दर्शन की राजनीति विज्ञानी द्वारा वैज्ञानिक साधनों से जांच की जाती है। मतलब कि जो भी फिलोसोफर होता है उसकी जो फिलोसफीज होती हैं, ठीक है, उसकी वैज्ञानिक तरीके से पहले जांच की जाती है। एक दार्शनिक के राजनीतिक विचारों की यह देखकर जांच की जाती है कि वह आदर्शवादी था या वैज्ञानिक था। जब प्लेटो को राजनीतिक दर्शन का जन्मदाता और अरस्तू को राजनीतिक विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है, तो उसके मूल में यह मजबूत तर्क है कि राजनीतिक आदर्शवाद की प्रेरणा प्लेटो ने, जबकि राजनीतिक यथार्थवाद की प्रेरणा अरस्तू से आई है। यहाँ पे ये सारा डिबेट आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये एक दूसरे से अलग हैं, किस तरीके से ये एक दूसरे के सिमिलर हैं, और किस तरीके से एक दूसरे को के साथ हेल्प करके एक दूसरे के पूरक भी बन जाते हैं। तो इनको अलग करना काफ़ी मुश्किल है, कि आप इनको एक अलग डिसिप्लिन की तरह समझो तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल के रूप में बताया कि जब हम चिंतन की बात कर रहे होते हैं तो हम बात करते हैं आदर्शवाद यानी प्लेटो की। जब हम विज्ञान की बात कर रहे होते हैं तो हम बात करते हैं अरस्तू की। यहाँ पे मतलब एग्जाम्पल है, बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हैं जो आइडियलिस्टिक और रियलिस्टिक दोनों नज़र आए हमें।
राजनीतिक विचारक अपने राजनीतिक दर्शन को प्रस्तुत करते समय वैज्ञानिक कार्य पद्धति की अवहेलना नहीं करते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि जो राजनीतिक विचारक हैं जब वो अपनी फिलॉसफी को, जब अपने दर्शन को प्रस्तुत करते हैं, तो उन्होंने जो भी कार्य पद्धति, वैज्ञानिक कार्य पद्धति को अपनाया, वो कभी भी उसको इग्नोर नहीं करते, उसको इंसल्ट नहीं करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। कहा गया है कि अरस्तु ने अपने समय पर राज्यों का विश्लेषण और वर्गीकरण करने के लिए तत्कालीन 158 संविधानों को पढ़ा और उनका परीक्षण किया। तो ये कौन सा तरीका था, मेथड कौन सा था? ये मेथड था वैज्ञानिक मेथड। यदि विज्ञान का अर्थ गहराई से पठन, प्रयोग, अवलोकन करके अध्ययन करना और उस पर आधारित परीक्षण योग्य और संगत निष्कर्ष निकालना है, तो हॉब्स और उससे पहले मैकियावेली ने भी अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया था या किया गया। हमें समझ में आ गया है कि जैसे मैंने भी आपको बोला था कि सिर्फ यही नहीं है, और भी थिंकर्स है। तो यहाँ पे उन दो का एग्जांपल भी दिया है कि अगर हम विज्ञान को इन पैरामीटर्स पर रखते हैं, जिसमें है गहराई से पठन करना, प्रयोग करना, अवलोकन करना, निष्कर्ष निकालना, परीक्षण करना, तो फिर ये काम हॉब्स ने और उससे पहले मैकियावेली भी कर चुका है। एक और उदाहरण मार्क्स का है, जिनके लिए कहा गया है, उन्होंने समाजवाद का एक वैज्ञानिक सिद्धांत दिया है। यद्यपि ये सभी राजनीतिक सिद्धांत प्रतिपादित करने के लिए निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच गए थे, लेकिन फिर भी बाद में हुए विकास ने उनके बहुत से निष्कर्षों को नकार दिया। मतलब कि जब हमें ये पता है कि जो मार्क्स है उसकी बहुत सारे जो टेक्स्ट हमें मिले हैं वो उसकी मृत्यु के कई सालों बाद मिले हैं। तो जब तक जो हमारे पास अवेलेबल था हमने उससे वो निष्कर्ष निकाले, लेकिन जब उसके नए टेक्स्ट मिले और उनमें कभी कभी कॉन्ट्राडिक्शन मिलता है, कभी कभी वो सिमिलरिटी, क्योंकि एक टाइम पीरियड बोला गया मार्क्स के बारे में कि वो प्री मैच्योर और पोस्ट मैच्योर, मतलब वो एक मैच्योरिटी के टाइम पीरियड से पहले जो उन्होंने अपने टेक्स्ट लिखे थे उसमें वो समझदारी या वो गहराई नज़र नहीं आती जो उनकी मैच्योरिटी के टाइम पीरियड के बाद टेक्स्ट लिखे गए हैं। तो यहाँ पे वही बात समझाने की कोशिश की गई है कि अगर हम मतलब वैज्ञानिक सिद्धांत की बात करते हैं तो फिर हम ये जानेंगे कि जो पहले निष्कर्ष निकाले गए थे वो बाद में जो भी विकास हुआ है फिर वो निष्कर्ष नकार दिए गए, क्योंकि और कोई ऑप्शन भी नहीं था उसको नकारने के अलावा, क्योंकि हमें नए रिजल्ट मिले हैं। आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए हमें कि आपको हमारा पढ़ने का तरीका कैसा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है। और साथ में मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने एक मेंबरशिप प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया है, तो आप प्लीज़ एक बार उसे ज़रूर देखिए, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसमें आपको असाइनमेंट्स सॉल्व मिलेंगे, आपको इग्नू से रिलेटेड हर अपडेट और जितने भी आपको हेल्प हम कर सकते हैं वो आपको हेल्प करेंगे। साथ में जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और एंट्रेंस एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं हम उसमें भी आपको हेल्प करेंगे। तो आप एक बार प्लीज़ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आप ज़रूर से देखिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, राजनीतिक चिंतन की रूपरेखा। अब हम जानेंगे कि राजनीतिक चिंतन जो है, जो थ्योरी है या थॉट है, वो उसकी जो रूपरेखा है वो किस प्रकार की होती है। राजनीतिक चिंतन राजनीति या राजनीति के लिए संगत तथ्यों के विषय में होता है। यह अनेक राजनीतिक दार्शनिक द्वारा दिया गया राजनीतिक संस्थाओं, राजनीतिक घटना और राजनीतिक क्रियाकलापों से संबंधित उनके उदय और विकास का वृत्तांत होता है। तो हम इसमें ये समझेंगे, मतलब ये जो पॉइंट हमें बताना चाह रहा है कि जो राजनीतिक चिंतन है या फिर हम उसे राजनीति, यहाँ पे एक वर्ड भी दिया गया उसके लिए, राजनीति, ठीक है, उसमें तथ्य होते हैं, वो तथ्यों का विषय है। और साथ में जो राजनीतिक दार्शनिक हैं, जो फिलोसोफर हैं, वो क्या करते हैं कि वो जो संस्थाएं हैं, ठीक है, जो घटनाएं हैं, जो क्रियाकलाप हैं, उनका विकास कैसे हुआ और उनका जन्म कैसे हुआ उसके बारे में वो हमें बताते हैं, वो हमें उसका वृत्तांत बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, जो हमें दर्शन के रूप में या थॉट के रूप में मिलता है। जिस विषय वस्तु से राजनीतिक चिंतन अपने आप को जोड़ता है वह राजनीति, अतः राजनीति ही राजनीतिक चिंतन की आत्मा है। मतलब कि यहाँ पे बोला गया है कि जो विषय वस्तु है जिससे राजनीतिक चिंतन अपने आप को जोड़ रहा है हम उसे राजनीति बोलते हैं और राजनीति ही उसकी आत्मा है। प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक में राज्य में और व्यक्ति में न्याय के विषय में
न्याय के विषय में बात कुछ कही है, कुछ मतलब उसने बताया है। वो क्या है कि आदर्श राज्य का निर्माण तभी किया जा सकता है जब हमें पता हो कि लोगों के अंदर किस प्रकार के थॉट्स हैं, लोग मतलब किन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और जो राज्य है उसका जो उसके जो वो किस प्रकार के दर्शन को अपना रहा है। ठीक है, लोग किस प्रकार, जैसे दार्शनिक राजा का जब उसने सिद्धांत दिया था तो उसका मतलब था वो अपने आप में एक राज्य की बात कर रहा है। ठीक है, और दार्शनिक राजा के लिए उसने बहुत सारे पैरामीटर्स लगाए थे कि उन पैरामीटर्स को क्रॉस करने के बाद ही कोई व्यक्ति एक दार्शनिक राजा बन सकता है। तो वहाँ पे यही बात बोली गई है। अब है कि अरस्तु की पॉलिटिक्स संभव वांछनीय तथा सर्वोत्तम व्यवहारिक राज्य के विषय में है। बिल्कुल, जब हम उसके बारे में बात करते हैं तो आदर्श राज्य के बारे में बात करता है वो। ठीक है, जब हम अरस्तु के बारे में बात करते हैं तो हम बहुत व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल स्टेट की बात करते हैं, जो हमें देखने को मिल सकता है, जो कि प्रैक्टिकली संभव है उसको बनाना। अब है, लॉक ने अपनी पुस्तक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में कहा है कि व्यक्ति का प्रमुख लक्ष्य लोकहित में एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है तथा राज्य का प्रमुख लक्ष्य व्यक्तियों की संपत्ति की रक्षा करना और राज्य की शक्तियों को सीमित करना है। यहाँ पे लॉक है जो कहना चाह रहा है कि जो ये मतलब जो उसकी बुक है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, वो उसमें कहता है कि जो व्यक्ति है वो प्रमुख होना चाहिए और उसके जो हित हैं। ठीक है, मतलब देखिए कि व्यक्तियों का प्रमुख लक्ष्य क्या है कि लोक हित में एक दूसरे की हेल्प करना है। वो एक दूसरे को हेल्प करने के बारे में कहता है, ना कि सेल्फिश होने के बारे में कहता है। और फिर वो ये भी यही बोलता है कि राज्य का क्या काम है कि व्यक्तियों की संपत्ति की आपको रक्षा करनी है और आपको अपनी शक्तियों को सीमित करना है। मतलब आप अपने आप को लिमिटेड रखिए, ना कि आप किसी के निजी जीवन में यानी किसी व्यक्ति के जीवन में आप बिना फालतू के हस्तक्षेप करें। ये ऐसा लॉक का कहना है। अब हम आगे देखते हैं कि मार्क्स अपनी अनेकों रचनाओं में एक वर्ग विहीन एवं राज्य विहीन समाज को देखने का प्रयास करता है, जहां से उसके मत में मनुष्य की वास्तविक स्वतंत्रता प्रारंभ होगी। मतलब उसने एक ऐसे संसार की कल्पना की है जो कि वर्ग विहीन होगा, जो कि राज्य विहीन होगा, मतलब नो बाउंड्रीज। ठीक है, नो बाउंड्रीज की बात करता है। और वो कहता है कि नो बाउंड्रीज होगा तभी हम वास्तविक स्वतंत्रता को एंजॉय कर सकते हैं, तभी हम अपनी रियल फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हैं। अगर क्योंकि बाउंड्रीज, नेशनलिज्म, ये सब चीज़ें होंगी तो हम किसी न किसी तरीके से उन चीज़ों में बंध जाएंगे और फिर वो जो ओरिजिनल फ्रीडम होती है वो हमारे पास नहीं होगी। क्योंकि आपको पता है मार्क्स पूंजीवाद का कितने अगेंस्ट था। वहाँ पे वो इस बात के बाद इसके बारे में बोलता भी है कि हमें ऐसा संसार चाहिए जो स्टेट्स, मतलब जिसमें स्टेट जैसी संस्था मौजूद ही ना हो। इसलिए ये स्पष्ट है कि राजनीतिक चिंतन, जैसा कि राजनीतिक दार्शनिकों की पुस्तकों में व्यक्त किया गया है, राजनीति का अध्ययन है। नेक्स्ट पॉइंट है, राजनीति में राजनीतिक क्रिया अंतर्निहित है। यह एक ऐसी गतिविधि है जो नागरिकों की सरकार का गठन कराने फिर उसे चलाने में सहायता करती है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि ये राजनीति जो है उस क्रिया में ही अंतर्निहित है और उसका क्या काम है कि वो नागरिक किस प्रकार से सरकार का गठन करेंगे और किस प्रकार से उसे चलाएंगे, मतलब ये उसके चलाने में सहायता करेंगे। फिर आता है कि ये ऐसी प्रक्रिया है जो राजनीतिक दलों को सत्ता प्राप्त करने और फिर व्यक्तियों पर शासन करने में सहायता करती है। मतलब ये एक ऐसी क्रिया है, मतलब जो प्रोसेस है जिसमें पता लगता है कि कैसे लोग अपनी सरकार का चयन करेंगे या उसका फॉर्मेशन करेंगे, फिर वो किस प्रकार से उसे चलाएगी, गवर्नमेंट कैसे रन होगी, पार्टीज़ कैसे बनेंगी, राजनीतिक दल कैसे बनेंगे, वो किस प्रकार से सत्ता प्राप्त करेंगे, ये सब चीज़ें है, प्रोसेस है पूरा। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राजनीतिक शक्ति को पाने, उसकी देखभाल करने, उसे अपने ही पास बनाए रखने की चेष्टा की जाती है। यह स्वयं स्वार्थ साधन और सौदेबाजी की शक्ति को पाने और उसका प्रयोग करने की क्रिया है। यहाँ पे उन्होंने देखिए ऊपर तो पॉजिटिव पॉइंट्स थे, नीचे नेगेटिव पॉइंट्स। अगर आपसे राजनीतिक क्रिया के बारे में कंपैरिजन पूछ ले या फिर आपको जब अपने आंसर में ज़रूरत पड़े कंपैरिजन लिखने की, तो आपको ये नेगेटिव पॉइंट में इस चीज़ को इंक्लूड करना है। क्योंकि आपको पता है कि जब हम राजनीति की बात करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, मतलब हम डे टू डे लाइफ में हम जब बात करते हैं राजनीति की, तो हम उसको बहुत ही एक अच्छी जगह नहीं मानते हैं। मतलब ऐसा मानते हैं कि ये बहुत धोखाधड़ी वाली चीज़ है, लोगों के साथ धोखा करना, उनको दुख पहुंचाना, मतलब इस तरह की हम चीज़ों को मानते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ बोलेगी भाई ये स्वार्थ साधन भी है,
ठीक है। आपको सिर्फ ये नहीं है कि भाई अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहे हो और प्रैक्टिकल में जो होता है आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, लेकिन नहीं, यहाँ पे इन्होंने सब बोला कि शक्ति को कैसे हथियाना है, शक्ति को कैसे अपने पास बनाए रखना है, हम अपने स्वार्थों को कैसे पूरा करेंगे, हम कैसे अपने आप को सुप्रीम बनाएंगे, ये सब प्रोसेस, ये भी वही मतलब इस पूरे प्रोसेस में ये भी शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, इसलिए ठीक ही कहा गया है कि यह एक संभव करने की कला है। ठीक है, किसी भी चीज़ को संभव करने की कला है। यहाँ जैसा कि लास्वेल ने कहा, सत्ता शक्ति के विषय में है कि किसे क्या मिलता है, कब मिलता है, कैसे मिलता है। एक क्रिया के रूप में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने, उसका प्रयोग करने तथा अपने पास बनाए रखने में सहायता करती है। समस्त राजनीतिक चिंतन का केंद्र बिंदु है, मतलब जो पूरे राजनीतिक चिंतन है उसका केंद्र बिंदु क्या है, राजनीति। किस प्रकार सत्ता प्राप्त होगी, कैसे उसका प्रयोग होगा, कैसे उसे अपने पास बना के रखना है, कैसे दूसरों से प्राप्त करनी है, वगैरह वगैरह। तो ये उसका पूरा केंद्र बिंदु है। फिर आता है राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक संबंध के संबंध में विचार हैं। ठीक है, जो राजनीतिक चिंतन है वो राजनीति के बारे में विचार हैं। जब हम राजनीति को उसकी विलक्षणता से सामान्यता की ओर ले जाते हैं तो हम राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जब हम राजनीति को उसके परिवर्तनशील और दिन प्रतिदिन के स्वरूप से दीर्घकालीन और स्थायी रूप की ओर ले जाते हैं तो हम राजनीतिक चिंतन के लिए आधार तय करते हैं। ठीक है, जब हमने थ्योरीज तो दे दी, लेकिन उस थ्योरीज को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है, जब हम इस प्रोसेस में आते हैं तब हम राजनीतिक चिंतन की तरफ बढ़ जाते हैं। अब है राजनीतिक चिंतन सामान्य रूप से राजनीति, राज्य, राजनीतिक क्रियाओं, राज्य की नीतियाँ, उसके कार्यों से जुड़े प्रश्नों के उत्तर देता है। ये काम किसका है, राजनीतिक चिंतन का है, क्योंकि विभिन्न राजनीतिक दार्शनिकों द्वारा वर्षों से यही काम किया गया है। यह राजनीति में आने वाली समस्याओं का स्थायी या लगभग स्थायी जैसा समाधान ढूंढने का प्रयास करता है। राजनीतिक चिंतन न केवल राज्य के विषय में वरन उसके सर्वोच्च स्वरूप के विषय में भी चर्चा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, ये राजनीतिक विचार के दर्शनों के माध्यम से न केवल राज्यों के उदय के संबंध में दिए गए विभिन्न सिद्धांतों की जांच करता है, बल्कि हमारे विचारों को ठीक लगने वाले राज्य के उदय से संबंधित संगत सिद्धांत विकसित करने का भी प्रयास करता है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि हमें सिर्फ मतलब सिद्धांतों को देखना ही नहीं कि भाई पीछे से क्या सिद्धांत चलते आ रहे हैं, या उसकी जांच नहीं करनी, हमें ये भी देखना है कि मतलब कि वो अभी के समय में, समकालीन समय में वो राज्य उस चीज़ को कैसे अपनाता है, उस पर कैसे कार्य करता है, उन सब के बारे में भी वो सिद्धांत सही तरीके से फिट बैठने चाहिए। तो ये सब राजनीति चिंतन के बारे में था कि राजनीति चिंतन है क्या, उसकी रूपरेखा क्या, उसका कार्य कैसा है, हम कैसे पढ़ेंगे उसको। तो हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा, राज्य की प्रकृति, सरकार के स्वरूप, राज्य के कार्य, राजनीतिक सत्ता की प्रकृति से संबंधित दिन प्रतिदिन के मुद्दे दार्शनिकों द्वारा चर्चित विषय बन जाते हैं। मैकियावेली का शासक, देखिए पहले हम यहाँ तक समझ लेते हैं, ठीक है, फिर हम समझेंगे। यहाँ पे बोला है कि राज्य की प्रकृति है, स्वरूप है, सरकार के क्या कार्य हैं, देन और राजनीतिक सत्ता की प्रकृति, ये सब जो संबंध है ये हम क्या है कि ये हमारे डे टू डे लाइफ के टॉपिक्स हैं, हम रोज़ डिस्कस करते हैं। आप खुद मतलब ऑफकोर्स आप पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है तो आपके सामने ये क्वेश्चन हमेशा ही आता होगा, क्योंकि लोगों को लगता है पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले लोग पॉलिटिक्स करते हैं, ऐसा उनका ऐसा मानना है। तो यहाँ पे आपके सामने ज़रूर क्वेश्चंस आते होंगे कि गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, गवर्नमेंट वैसा कर रही है। तो क्या है कि यहाँ पे बोला कि ये जो हमारे दिन प्रतिदिन के मुद्दे हैं ये राजनीतिक दर्शनों के द्वारा चर्चा का विषय बन जाते हैं। फिर वो चर्चा करने लगते हैं, जो हमारे थ्योरिस्ट हैं, जो हमारे फिलोसफर्स हैं, वो फिर उसके बारे में नए नए विचार देते हैं या फिर उनको समझाने का प्रयत्न करते हैं। अब हम इसको समझेंगे मैकियावेली के एग्जाम्पल्स। तो मैकियावेली का शासक की सुरक्षा से संबंधित सामान्य सा प्रश्न राज कौशल की विशिष्टता बन गया। मतलब मैकियावेली ने सिर्फ एक क्वेश्चन किया था कि राजा की सुरक्षा कैसे की जाए, वो एक इतना बड़ा एक इशू या फिर इतना बड़ा वो एक विचार बन गया कि उस पर बहुत सारे थ्योरीज आया और स्वयं मैकियावेली ने लिखे। और आपको पता है मैकियावेली ने एक स्टेटमेंट भी दिया था जिसमें वो कहता है कि राजा कोई गलत कार्य नहीं कर सकता है, राजा जो भी करता है वो सही होता है। क्यों, और उसको इंग्लिश में उसने ऐसे बोला था, अ किंग कैन डू नो रॉन्ग्स, राजा कुछ भी गलत नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है मार्क्स का पूंजीवाद की व्याख्या करने का प्रयास। राजनीति का एक प्रश्न है, किंतु इसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया में यदि मार्क्स पूंजीवाद के बाद एक समाजवादी और साम्यवादी समाज का निर्माण करता तो है राजनीतिक चिंतन का हिस्सा बन जाता है। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि ठीक है आपने मतलब मार्क्स ने पूंजीवाद की व्याख्या की, तो जैसे ही उसने उसकी व्याख्या की उसके साथ बहुत सारे क्वेश्चन उठ कर आए
तो ये बात एक्सेप्टेड थी, चलो ठीक है ये वैसा होगा। लेकिन जब उस प्रक्रिया के बाद एक नए विचार को जन्म देता है वो, ठीक है, या एक नए समाज को जन्म देता है जिसमें समाजवाद और साम्यवादी समाज का निर्माण हो जाता है उसके उन विचारों से, उन प्रक्रिया से, तो ये चिंतन का हिस्सा बनकर हमारे सामने आता है। फिर है राजनीतिक चिंतन अपनी आधार सामग्री यानी डेटा राजनीति से ही प्राप्त करता है। राजनीतिक चिंतन द्वारा विचार किए जाने के लिए राजनीतिक क्रियाएं प्रारंभ करता है। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरी ओर राजनीतिक चिंतन राजनीति से संबंधित क्रियाओं को मार्गदर्शन देता है। ठीक है, उदाहरण के लिए इंग्लैंड में स्टुअर्ट काल के दौरान राजनीति वह आधार बनी जिसके ऊपर हॉब्स और लॉक ने अपने दर्शन का निर्माण किया। हॉब्स ने स्वतंत्रता की अपेक्षा सत्ताधारी अथॉरिटी की प्राथमिकता दी, तो लॉक ने बिल्कुल उल्टा किया, अर्थात सत्ता की अपेक्षा स्वतंत्रता को ऊंचा स्थान दिया। आपको पता ही होगा कि हॉब्स किस तरह के थ्योरीज को अपनाता था। वो उसका मानना था कि सबका सुख की जो उसके जो थ्योरी थी, ठीक है, कि सबका सुख होगा तो ही हम उस चीज़ को अच्छा मान सकते हैं, और साथ में वो अथॉरिटी की बात करता है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि हॉब्स ने कहा कि स्वतंत्रता से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए अथॉरिटी है, बट इस स्वयं लॉक जो इंग्लैंड का ही थिंकर था उसने इस बात को पलट दिया, उसने इस बात का काउंटर किया, और किस प्रकार उसने कहा कि नहीं, हमारे लिए फ्रीडम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना कि अथॉरिटी। अब नेक्स्ट है मार्क्स पूंजीवाद की व्याख्या और उसके अध्ययन करते समय अधिक सत्य जानने की प्रक्रिया में उसके बाद मध्यकालीन एवं प्रारंभिक इतिहास के अनुरूप रहने की चेष्टा में न केवल पूंजीवाद की क्रियाओं के काम करने के तरीके पता लगा रहा था, बल्कि साथ ही एक नए राजनीतिक सिद्धांत की झांकी भी निर्मित कर रहा था। जैसे कि अभी हमने साम्यवाद और समाजवाद में समझा, इतिहास का निर्माण कर रहा था। इसे इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के रूप में जाना जाता है। तो आपको पता होगा भौतिकवाद का सिद्धांत कितना ज़्यादा फेमस है मार्क्स का, और जब हम मार्क्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें भौतिकवाद को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा राजनीतिक दार्शनिक एक विशेष राजनीतिक वातावरण में जन्म लेते हैं। वे वातावरण परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं, वे उसके उत्तर में एक नए राजनीतिक वातावरण या दर्शन का निर्माण करते हैं। आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजनीतिक क्रियाओं को मानकर चलती है। राजनीतिक चिंतन उन क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उनका उद्देश्य जानने की कोशिश करते हैं और इस प्रक्रिया में उन्हें एक आकार और संकल्पना देते हुए इसी प्रक्रिया में नई नई धारणा निर्मित करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है जो राजनीतिक चिंतन है, ठीक है, वो उन क्रियाओं का अध्ययन करता है जो हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि उन सिद्धांतों का, उन चिंतन का उद्देश्य क्या होगा, और साथ में वो प्रक्रिया बताने की कोशिश करते हैं, उसकी संकल्पना को बताने की कोशिश करते हैं, और जिससे हमें नई धारणाएं मिलती हैं या निर्मित होती हैं। राजनीति हमें राजनीतिक क्रियाओं का लेखा देती है, उसकी अकाउंटेंसी पता लगाती है, किस प्रकार काम करता है। राजनीतिक चिंतन हमें राजनीति की शिक्षा देता है, राजनीति आचार का ज्ञान देती है, और राजनीतिक चिंतन राजनीति के आचार के सिद्धांतों का। नेक्स्ट पॉइंट है, इसलिए राजनीति उसी ओर चलती है जिस और राजनीतिक सिद्धांत चलते हैं। मतलब राजनीति की गाड़ी कहाँ चलेगी, जब उसका इंजन यानी राजनीतिक सिद्धांत उसे लेकर जाएगा या जिस तरफ वो चलेगी। राजनीतिक चिंतन के लिए रास्ता बनाती है, और राजनीतिक चिंतन राजनीति की भविष्य की दिशा का मार्गदर्शन करते हैं। आपको समझ में आया होगा ये पॉइंट, बहुत ईजी है कि ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करके आगे बढ़ते हैं, ना कि एक दूसरे को पीछे हटाकर, क्योंकि एक दूसरे को पीछे हटाकर अगर ये आगे बढ़ेंगे तो ये अपने आप में ही समाप्त हो जाएंगे। इसलिए एक दूसरे को हेल्प करते हैं, जहाँ उनको ज़रूरत पड़ती है वहाँ उनको सपोर्ट करते हैं, फिर ये आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, मार्क्स के राजनीतिक सिद्धांत ने रूस को समाजवादी क्रांति शुरू करने की प्रेरणा दी, और सोवियत संघ ने अर्ध विकसित पिछड़े हुए देशों में समाजवादी आंदोलन को मार्गदर्शन देने का प्रयत्न किया। ये हमने उसकी क्रांति, रूसी क्रांति से लेकर हमने ये कोल्ड वॉर के एरा तक भी देखा है। ठीक है, राजनीति की निरंतर गतिशील रहने वाली दिशा राजनीतिक चिंतन का आधार बनती है। यदि राजनीतिक चिंतन उपलब्ध कराती है तो राजनीतिक चिंतन नीति देखने के लिए एक परिदृश्य
प्रस्तुत करता है। मतलब कि अगर वो आपको कोई डेटा दे रही है तो उस डेटा पे कैसे काम करना, ये काम है राजनीतिक चिंतन का। देखिए, हमारा आज के लिए तो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन हम अब क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो से कि हम एक न्यू स्टार्टिंग करेंगे, न्यू बिगनिंग करेंगे, जो कि आपको आपके आंसर्स राइटिंग वगैरह में हेल्प करेगी। वो ये होगा कि मैं आपसे एक थिंकर की एक बुक के बारे में क्वेश्चन करूँगी कि ये बुक है, ठीक है, मैं आपको बुक का नाम दूँगी। आपको क्या करना है, किसने लिखा है वो बुक, कब लिखी है, और उसका मेन जो आइडिया है उस बुक को लिखने का वो क्या है। आप उसे एक लाइन, एक पैराग्राफ, 2 लाइन, जितने में लिखना चाहते हैं आप उसे कमेंट करके मुझे बताएंगे, ठीक है। तो हम अब ये नई जो बिगनिंग है नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। तो और आपको इसका आंसर मतलब वीडियो देखने के बाद, जैसे कि हम पार्ट 3 में जब मैं आपको किसी एक बुक का, जैसे मैं आपको अभी एग्जांपल दे रही हूँ कि रिपब्लिक किसने लिखी है, तो आपको बताना है कि किसने लिखी है, कब लिखी गई है और इसका सार क्या था। तो जब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, अब जब इस पार्ट, जैसे कि अभी मैंने आपको रिपब्लिक का दिया है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएंगे कि ये किसने करा है, ये बुक किसकी लिखी गई है। तो हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, साथ में आप प्रिपेयर रहिएगा। इससे क्या होगा कि आपको अपने एग्ज़ाम्स के लिए थिंकर्स और उनके जब बुक्स याद करने के लिए आपको ना मतलब ऐसे दिमाग पे जोर नहीं देना पड़ेगा, वो आपको तुरंत ही याद हो जाएंगे। जब भी आप आंसर लिखोगे आपको पता लग जाएगा, अच्छा हाँ इस बुक में ये, इस बुक का जो कोर आइडिया था वो ये था, और हम अगर हम इसको इस जगह पुट करते हैं तो हमें अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं एग्ज़ाम में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, अपने नए बिगनिंग के साथ। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको हमारा काम कैसा लग रहा है। अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो आप हमें सजेशन दे सकते हैं। टेलीग्राम से प्लीज़ जुड़िए, उसमें आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलेंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को भी और चैनल को भी, और नोटिफिकेशन बेल को प्लीज़ आप ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।